ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वेभ्यो नमो नमः, सुस्वागतम्। Welcoming you all for the first lecture for the new batch students. Okay, so basically आप सभी जानते होंगे अभी हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं 5 महीनों का, जिसमें एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड में सिखाया जाएगा पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. सो डेली क्लासेस लगेंगी पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की. संडे इज केप्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी पार्ट, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दी जाएगी और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड इन द वीक पीरियड टाइम. ओके, सो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेपर से, पेपर 1 से. उससे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम है नेहा प्रदीप सांगोड़कर एंड मैंने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से फ्रॉम गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एमएससी इन योगा साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, pursued got my JRF in 2018 and pursuing my PhD at University of Patanjali. Okay, so G what we offer in संयुक्त योग academy. So यहाँ पे live classes होंगी by the top educators having sound knowledge of the subject matter concerned. और ये course 4 quadrants में divided है in terms of lecture video, specially prepared reading material that can be downloaded and printed, self-assessment tests through which you can analyze your skills and कहाँ आपकी progress है और कहाँ रुक रही है, for which you have to make it proper, right? तो साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, right? So the focus will be to teach the subject matter with the enthusiasm, with full pomp and enthusiastic way to make you understand concept matter, and we have this questioning time at the end, or you may ask in the between if you have in the message box. Okay, so that there is an active participation involved in learning. Okay, we will make full use of this educational technology internet facility to help you learn, teach effectively and efficiently, right? So to develop this habit of self-study, we have been giving self-study, self-made home assignments, जहाँ पे आप अपना learning प्रोग्रेस को मेजर कर पाओगे, और साथ ही एक अपडेशन रहेगा, एक कंटिन्यूटी रहेगी कि आज क्या पढ़ाया, अच्छा ये पार्ट पढ़ाया है तो मुझे ये पार्ट्स का टेस्ट मिलेगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट. सो दिस विल बी इन द कंटिन्यूअस फॉर्मेट, जहाँ पे आपको फिर डेली स्टडी करना पड़ेगा नेट जेआरएफ की, राइट? सो यू हैव टू बी एन एनालिटिकल लर्नर, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्चुअली रीजनिंग आउट व्हाट वी आर लर्निंग, राइट? सो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहली बात कि अगर आप जेआरएफ चाहते हो देन पेपर 1 इज द ओनली की. क्यों? बिकॉज बहुत जन पेपर 1 को निग्लेक्ट करते हैं. नेट तो हो जाएगा, नेट तो हो ही जाएगा, पर अगर आप जेआरएफ चाहते हो तो पेपर 1 स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी जेआरएफ हो जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है उनको, उनका पेपर 1 बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. तो हम यहाँ पे भी ये इंश्योर करेंगे कि आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग हो जाए. ओके, सो दिस इज माय क्रेडिबिलिटी स्कोर, जहाँ पे मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मेरे परसेंटाइल स्कोर ऑलमोस्ट सेम ही है, 99.6 एंड 99.6, 98.61 ऑलमोस्ट. So coming to 99.74 percentile, and I will make sure that जो भी आपको पढ़ाऊंगी वो आपके तक पहुंचे. In case you have any doubts, you can always message me back and ask me for the clarification. Okay, so the key points to be considered for paper 1 study is that this is a very scoring paper. You need less efforts to be put in and you will get more output, बिकॉज पेपर 1 पेपर 2 के कंपैरेटिवली बहुत ईजी है अगर आप उसको सही मायने में समझे. उसके अगर कंसेप्ट्स को समझा जाए तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे
वो आसानी से सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि ओनली एज कंपेयर टू पेपर 2 इट इज जस्ट 30% ऑफ द सिलेबस. ओके, उसका कंटेंट बहुत कंसाइज है. यू हैव टू नो द कंसेप्ट्स. लेस सिलेबस है, always follows the pattern. Okay, and it is found that repeated previous years questions come in frequently, और उसके मेनली कंसेप्ट्स पे आधारित होते हैं, है ना. तो उन फंडास को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है. और साथ ही आपको भी पता भी होगा कि पेपर 1 में ऐसा है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस तो आते हैं, है ना. 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट. So you have to give focus on all units, all 10 units. So our target will be to do the hardcore preparation. There is no shortcut for success. You need to understand each and every concept of paper 1 so as to understand it better, so that आपका confidence वो आएगा उस टाइम पे पेपर सॉल्व करने में. एग्जाम सेंटर के टाइम पे जब आप वहां पे बैठोगे और पेपर लिखना कंप्यूटर पे लिखना स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे you'll have that confidence कि अच्छा this is the answer of this, because you know sometimes what happens is all 4 options seem to be correct and we don't know what to put most correct, most appropriate tick to, right. So full focus will be on paper 1. Don't skip a single day without studying paper 1. Set a target of, okay, before this आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. नकुल सिंह जी, अच्छा नकुल सिंह तो म्यूट ही है. Who is making sound? Okay, I'll mute everybody now. Mute all. Okay, चलो ठीक है. So set a target of at least 80 plus questions in paper 1. Start with the easy units. So we'll start with the easy units in terms of starting every unit. हर unit, हर major जो subjects हैं, आप जानते होंगे ये units हैं आपके 10. इनमें से easy से लेकर tough concepts तक जाएंगे ताकि एक base बना रहे और base से हम start करें. And that will eventually increase your efficiency and increase your level slowly. So fully हम एनालिसिस करे हुए ये सिलेबस बनाया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, ताकि एक आपको भी पता चले कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फ्यूचर कमिंग क्वेश्चंस. ऑल्सो ये सिलेबस अपडेटेड है, साथ ही देर आर फ्यू टॉपिक्स जहाँ पे अपडेटेड रहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन. सो लाइक एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, जो भी पॉलिसीज आती हैं, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर अपडेटेड, क्योंकि पेपर में उसके टाइप के कुछ टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. सो वी विल मेक श्योर दैट आपको उसमें भी सहायता हो अच्छी खासी, बट यू हैव टू ऑल्सो डू इट ऑन योर पार्ट. दिस डजंट एस्केप यू फ्रॉम स्टडिंग एट योर पार्ट. ओके, हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. स्पून फीडिंग मैं मानती नहीं हूँ इस पे. मैं तो आई विल बी लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर यू, जहाँ पे आपको जिस जगह पे जाना है उसमें हर तरह से सुविधाएं, हर तरह से मदद दी जाएगी. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड का. यस, सो आई फील द सिलेबस दैट वी हैव गॉट इज लाइक अ गाइडिंग लाइट, जहाँ पे आपको पूरे अच्छे से बताया है कि क्या पढ़ना है, किस पार्ट को फोकस करना है. सो हमेशा अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे सिलेबस तो रखना ही है. एंड after completion of every unit you need to make sure that you are thorough with the key terms which have been asked in the syllabus, right. तो इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स भी प्रॉपर हो जाएगा. So we'll start with the first paper, unit 1, that is teaching aptitude. Right, so ये teaching aptitude is one of the easiest unit of the paper. क्यों? Because it's more over theoretical. आपको अगर थियोरी समझ आए थोड़ी बहुत तो आप उस पे एलैबोरेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. इट्स अ कॉमन सेंस यूनिट. वन ट्रिक टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. एक अगर हमें फंडा पता चल जाए तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अंदाजे से हम लगा सकते हैं. और एक आदर्श टीचिंग मेथड कौन सी होनी चाहिए उस पे अगर हम ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आराम से हमें 100% मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता.
right? So the syllabus is moreover in divided in the small parts: teaching, concept, objective, levels of teaching, learner characteristics of adolescent, adult learner. तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक तो बताई ही है, पर उसके भी अंदर क्या आपको लर्न करना है ये भी बताया है. Then factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment, institution. Then methods of teaching in institution of higher learning, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, कौन से मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स कौन से हैं, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सारे जो इनिशिएटिव्स लागू करे गए हैं इन दिस एरा ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये क्या है, इनका यूज क्या है, इनके बारे में जानना जरूरी बनता है. बिकॉज यू विल ऑल्सो बी लाइक एन असिस्टेंट प्रोफेसर. आप जो पीएचडी करने जा रहे हो, इट इज लाइक एन identity card of you being qualified as an assistant professor, right? So being an assistant professor, it is very important that you become an ideal teacher. That's why the syllabus is designed so that you need to understand the main crux of being an ideal teacher and what are the different teaching aids that has been provided by the government, by other facilities, and how we should be applying it and giving it to the students out there, right? तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जो कि है नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग फॉर टीचिंग. सो व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग का मतलब क्या है? इट्स बेसिकली अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर and the other variables are organized in a very systematic way to attain some predetermined goal. Okay, so the interest in teaching, implementing the teaching principles, methods is commonly known as teaching aptitude. ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड क्या है? अभिक्षमता जिसको कहते हैं हिंदी में. सो इट्स अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग. So teaching aptitude is the natural ability, kaushalya, natural ability to teach, to involve teacher student in it in a controlled environment and develop the teacher student relationship. So अगर मान लो एक क्वेश्चन आया था, the most desirable skill of a teacher is to do what? Cover prescribed portion, पूरा syllabus का cover करना, keep students relaxed while teaching, keep higher authorities informed about the class initiatives which have been taken, make the students understand what the teacher says. अब आप अगर टीचर के चेयर पे बैठे हो तो आप एक आदर्श टीचर बनना चाहते हो, तो आप कौन से वाले को टिक करोगे? Obviously first one, right? Because you want the students to understand. Even मेरा भी गोल ये ही रहेगा कि आपको समझ आए जो भी मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ. So that's why it's very important that the students are understanding what you are going to teach, right? So let's move ahead. Objective of teaching. उद्देश्य क्या है? The major objective of teaching is to cover different types of intended learning outcomes. ज्ञान को ग्रहण करना, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे आकलन शक्ति, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, डेवलपिंग द कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, जिसके बेसिस पे आगे और लर्निंग हो जाए, आगे और टीचिंग भी हो जाए. सो this all boils down to the development of skills that we need to consider while teaching, right? उसके साथ साथ ये भी important मायने रहता है कि आप values मेंटेन, मोरल वैल्यूज जो होते हैं वो इम्पार्ट करें. एक आदर्श टीचर ही एक आदर्श स्टूडेंट बना सकता है. शिक्षक की ये प्राइम जिम्मेदारी है, मुख्य मूलभूत जिम्मेदारी है कि अपने स्टूडेंट को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें, राइट? तो इन जनरल टीचिंग बॉइल्स डाउन टू चेंज द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ अ स्टूडेंट. बर्ताव को इम्प्रूव करना
एंड उसके नॉर्मल, उसके जो बिहेवियर है उसको एक आदर्श बिहेवियर के तौर पे उठाना, उभारना। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, to improve the learning skills of student. This involves including methodological, critical thinking, writing, creative involving hypothesis making, all those things. मतलब कि आपको भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ, साथ में एक पेन पेपर रखना है जिसमें जो भी शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट में की टर्म्स का इस्तेमाल करूंगी उसको नोट डाउन करना है. सो दिस विल इम्प्रूव योर brainstorming techniques in terms of solving the questions which I will be asking you at the time of paper. ठीक है, तो सब्जेक्ट नॉलेज का होना बहुत जरूरी है टीचर को. उसके साथ ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सोशल एंड एफिशिएंट बी अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी. और ये इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे फॉर लर्निंग, राइट. आगे, nature and characteristics of teaching. Teaching is an art as well as science, right? उसके साथ ही teaching is a complete social process. Teaching cannot be done isolated. मैं अकेले यहाँ पे बैठे बैठे सिखाऊंगी, अगर स्टूडेंट वो देखेगा नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता सिखाने का, right? It is important that there has to be some communication. Teaching is a skilled occupation. Every successful teacher is expected to know the general methods of teaching learning situations. Okay, उसके साथ ही teaching is a process of development and learning. It's a process, it's a continuous process. कभी कभार स्टूडेंट भी सिखा देता है टीचर को, टीचर तो सिखाता ही है, बट एक प्रॉपर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट अगर होना है, देन टीचर शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू टेल. बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स भी बहुत स्मार्ट होने लगे हैं. वाई? गूगल बाबा. एवरीबडी हैज गॉट अ फोन थ्रू विच वी कैन सर्च, राइट. आज टीचर कोई भी पढ़ाता है, कुछ भी चीज पढ़ाता है, उसके पीछे बेंच के नीचे मोबाइल पे सर्च होता है कि अच्छा ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा. We are always suspicious about what the teacher is trying to teach us. So this, I won't say bad, because it also improves our that instinct of learning. So when a person listens and attempts to understand others' point of view, it can be termed as empathetic. एक empathetic listening skill बहुत जरूरी है टीचर को रखना. One thing to be made clear, sympathy is different from empathy. Okay, sympathy मतलब सहानुभूति, दूसरों के प्रति एक sorry feel करना, मतलब you feel sympathy for that person. But empathy is something like you are trying to put your soul on others' foot. मतलब दूसरों के जगह पे जाके देखना कि अच्छा what is their point of view. Okay, yes. So हमारी क्लॉक घंटी बज गई है. 10 मिनट के बाद हमारी क्लास सेशन थोड़ा ऑफ होने वाला है. सो मेक श्योर यू रीजॉइन इट. ओके, या. सो बिफोर दिस देयर आर सम चैट्स व्हिच हैव कम. आई जस्ट ओवरव्यू देम सो दैट बाद में फिर वो चला जाएगा और पता नहीं चलेगा. माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट? ओके, अभी भी आ रही है सर? विपुल भाई, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या आवाज? हाँ, बीच बीच में हो जाती है. ओके. अगर दूसरे को प्रॉब्लम नहीं है तो शायद मेरा होगा. अच्छा विपुल भाई, हाँ विपुल भाई, हमें क्लियर सुनाई दे रहा है. अच्छा अच्छा, ओके चलो ठीक है. ओके चलो सही. ऑलराइट, सो विल मूव फॉरवर्ड, है ना. सो बेसिकली आपको समझ आया होगा कि टीचिंग इज टेंडिंग टू मेक ऑर्गेनाइज्ड learning process. It is moving towards self organization. It involves different levels of teaching. अलग अलग स्तर है पढ़ाने के, right? It is a continuous process related to education, learning, instruction, training. अब बहुत बार ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको ये चूज करना कि इनमें से कौन सा नहीं सही है या फिर इनमें से कौन सा सही है. तो ये जानना बहुत जरूरी है. द मेन क्रक्स ऑफ व्हाट द टीचिंग इज अबाउट एंड व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड ऑल दैट स्टफ्स.
सो मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ अ टीचर क्या होता है? डिजायरेबल स्किल तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज। टीचर का ये मुख्य हेतु, मुख्य पॉइंट होना चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट की पूरी पकड़ रखे। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ शुड बी एक्टिव। वन वे ट्रैफिक होगा तो वो लॉन्ग रन, लंबी रेस का घोड़ा नहीं होगा, राइट? So it is very important there has to be a proper active communication between a student and teacher. One's personality and ability to relate to the class and student. A teacher should have a rapport to have that communication with the student. Teacher should have those analytical skills, ability to break down the problem into constituent parts. एक टीचर का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आसान से आसान वे में डिवाइड करके समझाना, राइट? सो ये एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, राइट? So what is the concept of teaching? Formal teaching, informal teaching. Basically, there are two types. Teaching involves a purposeful direction, management of learning process, and it is a planned activity. Okay, ये planned activity क्यों है? Because आपको या फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले पूर्व तैयारी होती है। एक टीचर अपना लेसन प्लान बनाता है, so it is a planned activity, and स्टूडेंट भी अपने बिहाफ पे होमवर्क करके आता है, right? So teaching can be both formal as well as informal. Formal teaching में क्या होता है? There are paid professionals जो आपको knowledge एक systematic ढंग से पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं. And informal teaching is more about carried out within the family, community. अच्छा, आवाज बहुत आ रही है. Let me mute if in case you are unmuted. Mute all. चलो ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि इनफॉर्मल टीचिंग में क्या है, जो फैमिली मेंबर्स, हम कभी कभार एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें। हमारे जो बैकग्राउंड है, कल्चर है, फैमिली मेंबर्स है, उनसे भी हम सिखाते हैं। वो कुछ हम उनको पे नहीं करते फॉर द लर्निंग, फॉर द एजुकेशन। सो इट्स अ प्रोसेस, राइट? सो इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट विद इन अ फैमिली, विद इन अ कम्युनिटी ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, होम स्कूलिंग, स्कूल में जाने से पहले जो जो भी हम सीखते हैं वो एक पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल टीचिंग प्रोसेस। सो फॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट जो अभी हो रहा है। सो आई एम डूइंग दैट फॉर्मल टीचिंग सॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू अ वेरी सिस्टमैटिक कंटेंट फॉर यू टू मेक यू easily understand what I'm going to give you, right? So factors affecting teaching, there are different factors. First of all, there are three variables involved. Kaun three variables? Teacher, student and subject. So teacher student relationship बहुत important रखता है, so for the relationship in terms of having the teaching process. साथ ही methods used in teaching, जो भी हम टीचिंग टूल्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, सो दैट कोई मोनोटोनस सिचुएशन ना हो, इंटरैक्शन रहे, इंटरैक्टिविटी रहे। अगर मैं बहुत ही बोरिंग ढंग से पढ़ाऊं, देन यू विल गेट बोर्ड एंड यू विल जस्ट close your shutters of your mind, right? So it is very important that the teacher is teaching you in a very interactive format, like PowerPoint presentations, right? So social environment भी मायने रखता है टीचर टीचिंग प्रोसेस में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर, बिकॉज जितना हम पढ़ते हैं, जितने बड़े बड़े लेवल डिग्रियां लेते हैं, उतना हमारी माइंड की एक तरह से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। जितना हम सीखते हैं उतना सिखाने के काबिल बन जाते हैं, right? So skill of a teacher is very important, so that's why even a teacher should be learning every time. So it's a continuous process. Learning is a continuous process. So teaching is based upon what? अगर क्वेश्चन आए, knowledge of concepts, teaching skills, decision making skills और all of these, तो अगर all of these आए तो एक बार पहले वाले ऑप्शंस तो देख ही लेना। So you see, teaching is based on all these, right?
एक प्रॉपर टीचिंग तभी हो जाएगी व्हेन यू हैव अ गुड टीचिंग स्किल्स, व्हेन यू हैव गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एंड व्हेन यू हैव अ गुड कंट्रोल, गुड concept of knowledge, right? So we'll move forward. Factors affecting teaching. There are different factors. Experience of a teacher भी मैटर करता है, फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट मैटर करता है. अगर बहुत ही नॉइजी एनवायरनमेंट हो, अगर इतना सामने वाला इतना ग्रहण करने के काबिल ना हो, ग्रहण करने इच्छुक ना हो, तो टीचर को भी सहज, नॉर्मल सी बात है, टीचर को भी इतना इंट्यूशन नहीं रहेगा कि पढ़ाएं. अब जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी, मैं आपकी प्रोग्रेस भी मेजर करूंगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर पेस इज एंड वेयर यू आर स्टक. तो मैं ये इंश्योर करूंगी कि प्रोसेस आपको, मतलब जो यहाँ से बॉल्स फेंके जा रहे हैं आप वो कैच कर पा रहे हो या नहीं. अगर नहीं तो क्यों नहीं, क्योंकि मैं डेफिनेटली ये चाहूंगी कि आप ये सारी चीजें ग्रास्प करें, तभी तो अच्छा स्कोर आएगा, राइट? सो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि एक टीचर इकलौता नहीं होता, इट्स अ फुल बॉडी, राइट? सो उसके भी हाथ बंधे हुए होते हैं हायर अथॉरिटीज पे. वो जैसे कठपुतली जैसे चलाते हैं वैसे हमें चलना पड़ता है, राइट? तो बहुत बार एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ऑल्सो अफेक्ट टीचिंग. सब्जेक्ट मैटर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो इफेक्ट टीचिंग. हम अगर आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं एंड पेरेंटल प्रेशर इज ऑन मेकिंग अस गो टू साइंस फील्ड, देन डेफिनेटली हमारा उतना अफेक्शन, उतना फील नहीं होगा साइंस फील्ड को स्टडी करने में, because our mind, our heart is not attached to that passion, right? So question एक बार आया था December 2002 में, who has the least chance of becoming an effective teacher? One who is a strict disciplinarian, one who knows his subject well, one who has no interest in teaching, and one who teaches moral values. अब जाहिर सी बात है कि टीचर को अगर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, तो क्या वो एक इफेक्टिव टीचर बनेगा? डेफिनेटली नहीं, राइट? अगर मैं इंथुजियास्टिकली आपको पढ़ाऊं, अगर मुझे वो आनंद ना आए आपको पढ़ाने में, तो आपको भी बोरियत आएगी, और अगर स्टूडेंट को बोरियत आए तो मैं कौन सी टीचर बनूंगी, राइट? सो इट्स अ प्राइम रिक्वायरमेंट. दूसरा क्वेश्चन आया, द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ गुड टीचर इज टू हैव व्हाट? जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, knowledge about controlling students, subject matter की good expressions. Now this, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा ये सारे तो इम्पोर्टेंट है ही, पर आपको एक ही चूज करना है. आप जानते हो नेट जेआरएफ में एक ही हमें ऑप्शन चूज करना होता है. सो सबसे प्राइम क्या है? टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज. उसी के बेसिस पे तो स्टूडेंट्स आएंगे टीचर के पास, राइट? सो it's very important that teacher has a good control over subject knowledge. Basic requirements of teaching. Which of the following is an independent variable in teaching learning process?